Welcome to lecture number 10 of C and C++ language. This lecture is a summary of chapter 1 in Urdu, part 2. In today's lecture, we summarize lecture 5, lecture 6 and lecture 7. Let's start. आज के लेक्चर के अंदर हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे फ्रॉम प्रॉब्लम 7 टू प्रॉब्लम 20. लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस को सॉल्व करना है, यानी हमने दो नंबर्स को लेना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हमने फाइंड करनी है. तो इसके लिए स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया. स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने वेरिएबल को डिफाइन करना है. तो फ्लोट में हम इनको ले लेते हैं क्योंकि डिवीजन में हमारे पास जो रिजल्ट है वो पॉइंट्स में आ सकता है. तो हमने फ्लोट में नंबर 1 ले लिया, नंबर 2 ले लिया और रिजल्ट ले लिया. आप चाहें तो यहाँ पे 6 वेरिएबल भी ले सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की जगह पे हमने सिंपली रिजल्ट एक ही वेरिएबल ले लिया और उसी के थ्रू हम जो है रिजल्ट को फाइंड करेंगे. स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने वैल्यूज़ को गेट करना है. तो उसके लिए हमने सिंपली नंबर 1 को गेट करना है, तो हमने सी आउट नंबर 1 कर लिया और सी आउट में इंटर नंबर 2 और उसको हमने गेट कर लिया. नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने कैलकुलेशन करनी है. तो सबसे पहले हम एडिशन फाइंड कर लेते हैं. तो रिजल्ट इज इक्वल टू n1 प्लस टू n2 और उस रिजल्ट को हम शो भी करा देते हैं, यहाँ पे सम ऑफ रिजल्ट और शो करा देंगे. नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन को फाइंड करेंगे. रिजल्ट इज इक्वल टू n1 माइनस n2 और इस सब्ट्रैक्शन को हम यहाँ पे डिस्प्ले भी करा देंगे. नेक्स्ट स्टेप के अंदर मल्टीप्लिकेशन को फाइंड करेंगे. सिंपली रिजल्ट इज इक्वल टू n1 मल्टीप्लाइड बाय n2 और इसको यहाँ पे डिस्प्ले भी करा देंगे. और लास्ट स्टेप के अंदर हम यहाँ पे डिवीजन को फाइंड करेंगे, n1 डिवाइडेड बाय n2 और डिवीजन को यहाँ पे डिस्प्ले भी करा देंगे. अब इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं. दो नंबर कोई भी ले ले. फर्स्ट नंबर 23 हमने ले लिया, सेकंड नंबर हमने 5 ले लिया. तो यहाँ पे उसका सम ऑफ नंबर आ गया. नेक्स्ट में सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर और डिवीजन ऑफ नंबर. नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर हमने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, जिसका फार्मूला हमें गिवन है. एरिया हमारे पास इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर. तो इसमें हम सबसे पहले स्टेप नंबर 2 के अंदर वेरिएबल डिफाइन करेंगे. तो फ्लोट के अंदर हमने आर फॉर एरिया ले लिया, सॉरी आर फॉर रेडियस ले लिया और इसके साथ एरिया ले लिया हमने. नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने कांस्टेंट पाई यहाँ पे जो है उसको डिफाइन कर दिया. कांस्टेंट मीन के ये पाई की वैल्यू जब ये प्रोग्राम रन होगा तो ये चेंज नहीं होगी, 3.14. हम चाह रहे हैं कि जब ये प्रोग्राम रन हो तो पाई की वैल्यू चेंज ना हो, तो इसके लिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ कर लिया है. नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने वैल्यूज़ को गेट करना है. स्टेप नंबर 3 में गेट वैल्यूज़ ऑफ रेडियस. तो हमने यहाँ पे रेडियस की वैल्यूज़ ली. आप चाहे तो यहाँ पे सी आउट सिंपली ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं. तो हमने यहाँ पे प्रिंट एफ यूज़ किया ताकि प्रिंट एफ का यूज़ भी आपको आ जाए. तो सिंपल प्रिंट एफ और उसके बाद आपने यहाँ पे मैसेज लिख लिया. उसके बाद जिस भी वैल्यूज़ को गेट करना है उसको हमने स्कैन एफ से किया. आप सी इन से भी कर सकते हैं. क्योंकि रेडियस हमारे पास जो है वो पॉइंट्स में आता है तो इसको हमने फ्लोट में डिक्लेयर किया हुआ है. तो यहाँ पे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो परसेंटेज एफ हम लिख लेंगे और रेडियस को हम गेट कर लेंगे. नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें कैलकुलेशन करनी है. तो एरिया हमने कहा कि 2 इंटू पाई
इंटू आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर के लिए हम आर इंटू आर लिख लेंगे। स्टेप नंबर 5 के अंदर हमें ये रिजल्ट डिस्प्ले कराना है, तो सिंपल प्रिंट एफ से हमने एरिया इज इक्वल टू, और जो भी वेरिएबल आपने यहाँ पे डिस्प्ले कराना होता है उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे आ जाता है। तो एरिया को हमने फ्लोट में लिया है तो यहाँ पे परसेंटेज एफ आ जाएगा और यहाँ पे हम उसको डिस्प्ले करा देंगे। तो प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। रेडियस की वैल्यू कोई भी इंटर कर दें तो ये हमारे पास उसका एरिया जो है वो फाइंड करके देगा। प्रॉब्लम 9 के अंदर हमने इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है, जिसका फार्मूला गिवन है I इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया। सेकंड स्टेप के अंदर हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे, क्योंकि रिजल्ट पॉइंट्स में आ सकता है और वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, तो इसको हमने डबल ले लिया। P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, R फॉर रेट, T फॉर टाइम इन ईयर्स, I फॉर इंटरेस्ट रेट। स्टेप नंबर 3 के अंदर हम वैल्यूज़ को गेट करेंगे। रेट गेट कर लेंगे, सी आउट से मैसेज लिखेंगे और आर को गेट कर लेंगे, टाइम को गेट करेंगे, इसी तरह से प्रिंसिपल अमाउंट को गेट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर कैलकुलेशंस करनी है, तो इसके लिए गिवन फार्मूला उसी को हम उसी तरह से लिख लेंगे। स्टेप नंबर 5 में इंटरेस्ट रेट को जो है डिस्प्ले करा देंगे। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। इंटर रेट, तो रेट यहाँ पे इंटर कर दें, टाइम इंटर कर दें, जो अमाउंट है वो इंटर कर दें, तो ये आपको इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो आपको दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10 ये है कि डिविडेंड और डिवाइजर गेट करें और क्यूटेंट और रिमाइंडर फाइंड करें। डिविडेंड यानी जिसको डिवाइड करना है, और डिवाइजर जो डिवाइड करेगा, और क्यूटेंट जिस पे डिवाइड होगा, और रिमाइंडर जो बाकी बचेगा। इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है। स्टेप 1 के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर लिख लें। स्टेप 2 के अंदर हमने वेरिएबल डिफाइन कर लिए, इंटीजर, Q फॉर क्यूटेंट, डिविडेंड, डिवाइजर और R फॉर रिमाइंडर। स्टेप 3 के अंदर हमने ये वैल्यूज़ को गेट करना है, तो सिंपल मैसेज हमने लिखा इंटर डिविडेंड, और उसको डिविडेंड को हमने गेट कर लिया, इंटर डिवाइजर और डिवाइजर को गेट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने कैलकुलेशंस करनी है। कैलकुलेशन सिंपल सी है, क्यूटेंट को फाइंड करने के लिए डिविडेंड को डिवाइड कर देंगे डिवाइजर से, और ये हमारे पास क्यूटेंट आ जाएगा। रिमाइंडर के लिए सिंपली मोड लेंगे, यानी रिमाइंडर वो देगा हमें डिविडेंड रिमाइंडर डिवाइजर, तो जो भी वैल्यू आएगी वो आर के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने इसको जो है डिस्प्ले करना है, तो सिंपल मैसेज सी आउट से हम क्यूटेंट और क्यूटेंट जो हमने फाइंड किया उसको डिस्प्ले करा देंगे, और रिमाइंडर जो है उसको भी डिस्प्ले करा देंगे। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल डिविडेंड हमने जिसको डिवाइड करना है वो 15 लिया, और जिससे डिवाइड करना है फॉर एग्जांपल हमने 2 लिया, तो क्यूटेंट यानी 7 टाइम इसको डिवाइड करेगा, और रिमाइंडर में हमारे पास 1 आएगा। यहाँ पे आप उसको बैकस्लैश से न्यू लाइन ले लें। प्रोग्राम को दोबारा रन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 17 डिवाइडेड बाई 2, तो क्यूटेंट में हमारे पास 8 आएगा, और रिमाइंडर में हमारे पास 1 आएगा। प्रॉब्लम 11 के अंदर हमने टाइम फाइंड करना है जब डिस्टेंस और स्पीड हमें गिवन होगी, तो बहुत आसान है ये। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया। स्टेप 2 के अंदर आप वेरिएबल डिफाइन कर लें। स्टेप 2 के अंदर आप वेरिएबल डिफाइन कर लें। वेरिएबल में हमने टाइम, डिस्टेंस और स्पीड ले लिया। वैल्यूज़ क्योंकि ज़्यादा हो सकती हैं, बड़ी हो सकती हैं, तो इसलिए हमने इसको डबल डिक्लेयर कर लिया। स्टेप नंबर 3 के अंदर वैल्यूज़ को गेट कर लें। इंटर डिस्टेंस और डिस्टेंस को गेट करें, इंटर स्पीड और स्पीड को गेट करें। स्टेप नंबर 4 के अंदर कैलकुलेशन करनी है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने इस टाइम को जो है डिस्प्ले करा देना है, तो सिंपल सी आउट के थ्रू
हम इसको डिस्प्ले करा देंगे। अब प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। इंटर डिस्टेंस 30, स्पीड 5, तो टाइम आपके 6 सेकंड या 6 मिनट लगेगा। प्रॉब्लम नंबर 12 ये है, गेट टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड कन्वर्ट इट इन फ़ारेनहाइट। फार्मूला आपको गिवन है, टेम्परेचर आपने सेल्सियस में लेना है और उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड स्टेप के अंदर हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। तो सिंपल फ्लोट के अंदर हमने फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों ले लिए। स्टेप नंबर 3 के अंदर वैल्यूज़ को गेट कर लें। तो सिंपल हमने सेल्सियस में टेम्परेचर गेट करना है। तो सिंपल मैसेज सी आउट से इसको गेट कर लें। नेक्स्ट स्टेप के अंदर कैलकुलेशन करनी है। तो फ़ारेनहाइट 9/5 इंटू C प्लस 32, और नेक्स्ट स्टेप के अंदर सिंपल इसको डिस्प्ले करा दें, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और इसको डिस्प्ले करा दें। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। इंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, फॉर एग्जांपल 34, तो ये हमें टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करके दे देगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम 13 ये है कि कैरेक्टर लें वैल्यू और उसका आस्की कोड जो है वो डिस्प्ले करें। आस्की एक स्टैंडर्ड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंजेबल। जितने भी कीबोर्ड के ऊपर कैरेक्टर होते हैं सबके लिए एक कोड होता है। कैपिटल A 65, कैपिटल B 66, कैपिटल C 67 एंड सो ऑन। स्मॉल a के लिए 97, स्मॉल b के लिए 98 एंड सो ऑन। तो सिंपल हमने एक कैरेक्टर गेट करना है और उसे कन्वर्ट करना है। आस्की कोड उसका क्या होगा। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया। स्टेप नंबर 2 के अंदर हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे। तो सिंपल हमने एक कैरेक्टर ch और इंटीजर नंबर ले लिया। स्टेप नंबर 3 के अंदर हमें एक कैरेक्टर गेट करना है। तो सिंपल हमने एक मैसेज लिखा कि इंटर कैरेक्टर, और उसे हमने ch के अंदर गेट कर लिया। स्टेप नंबर 4 के अंदर हमने कैलकुलेशन करनी है। तो सिंपल जो वैल्यू हमने गेट की है उसको एज ए इंटीजर हमने सेव किया है, यानी कैरेक्टर वैल्यू जो हमने गेट की है उसे एज ए इंटीजर नंबर के अंदर सेव किया है। तो ये कन्वर्ट कर देगा, जो भी वैल्यू होगी उसे कन्वर्ट कर देगा नंबर के अंदर। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर सिंपल हमने एक मैसेज लिखा सी आउट के अंदर, आस्की कोड ऑफ कैरेक्टर, और जो कैरेक्टर हमने गेट किया था उसको पहले डिस्प्ले किया। फिर आगे मैसेज कंटिन्यू है, इज आ गया। फिर उसके बाद जो हमने उसको कन्वर्ट किया है नंबर के अंदर, यानी उसके कोड के अंदर, उसको हमने डिस्प्ले कर दिया। तो प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कैपिटल A इंटर करता हूं। तो आस्की कोड ऑफ कैरेक्टर A इज 65। इसी तरह इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं और कैपिटल F में एंटर करता हूं। तो F के लिए जो आस्की कोड है वो 70 है। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि दो नंबर्स को गेट करना है, उनकी वैल्यूज को स्वैप करना है। तो स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने बेसिक स्ट्रक्चर लिखा और स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने वेरिएबल डिफाइन किए। तो हमने 3 वेरिएबल डिफाइन कर लिए, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। दो वैल्यूज़ को रिप्लेस करने के लिए, स्वैप करने के लिए हमें 3 वेरिएबल्स की ज़रूरत होगी। तो सिंपली जब हमने ये लाइन लिखी तो मेमोरी के अंदर नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 यहाँ पे इसके लिए जगह रिजर्व हो गई। आउटपुट स्क्रीन पे यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं डिस्प्ले होगा। स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने वैल्यूज़ को गेट करना है। तो इंटर फर्स्ट नंबर और नंबर 1 को गेट कर लिया, इंटर सेकंड नंबर और नंबर 2 को गेट कर लिया। फर्स्ट करें हमने फर्स्ट नंबर जो है वो 5 गेट और सेकंड नंबर हमने 10 गेट किया, तो ये मेमोरी के अंदर सेव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने बिफोर स्वैपिंग इन्हीं वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर दिया। तो सी आउट नंबर 1 और नंबर 1 डिस्प्ले हुआ और सी आउट नंबर 2 और नंबर 2 डिस्प्ले हुआ। तो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर हमारे पास बिफोर स्वैपिंग वैल्यूज नंबर 1 इज इक्वल टू 5 और नंबर 2 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने कैलकुलेशन स्टार्ट की।
तो हमने सिंपली कहा कि नंबर 3 इज इक्वल टू नंबर 1। तो मेमोरी के अंदर अभी तक नंबर 3 एम्प्टी था, तो हमने सिंपली ये कहा कि नंबर 3 इक्वल है नंबर 1 के, तो नंबर 3 के अंदर हमने नंबर 1 को रख दिया, यानी ये 5 हमने यहाँ पे भी नंबर 3 के अंदर भी रख दिया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने कहा कि नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2, यानी नंबर 1 के अंदर हमने इस नंबर 2 की वैल्यूज़ को यहाँ पे रख दिया, यानी ये जो 10 था ये हमारे पास नंबर 1 के अंदर आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने नंबर 2 इज इक्वल टू नंबर 3 कर दिया, यानी नंबर 2 यहाँ पे हमने नंबर 3 के अंदर जो 5 पड़ा था उसको यहाँ पे हम ले आए। तो अब दोनों वैल्यू स्वैप हो चुकी हैं। वो वैल्यू जो हमने नंबर 1 के अंदर 5 गेट की थी अब वो 10 हो चुकी है, और नंबर 2 पे जो हमने 10 गेट किया था वो यहाँ पे 5 हो चुकी है। इसके बाद सिंपल हम मैसेज आफ्टर स्वैपिंग और नंबर 1 और नंबर 2 को डिस्प्ले करा देंगे। तो आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू नंबर 1 इज इक्वल टू 10 और नंबर 2 इज इक्वल टू 5। अब इसी प्रोग्राम को कोड ब्लॉक के अंदर भी करके देखते हैं। स्टेप 1 के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर लिखा, स्टेप 2 के अंदर वेरिएबल डिफाइन किए, स्टेप 3 के अंदर हमने वैल्यूज को गेट कर लिया, नंबर 1 को गेट कर लिया, नंबर 2 को गेट कर लिया। इसी स्टेप के अंदर हमने दोनों वैल्यूज नंबर 1 और नंबर 2 को डिस्प्ले भी करा दिया। नेक्स्ट हमने कैलकुलेशन की है, नंबर 3 को हमने नंबर 1, नंबर 1 को नंबर 2 और नंबर 2 को नंबर 3 कर दिया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने जो स्वैपिंग वैल्यूज हैं उनको डिस्प्ले कर दिया। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। दो वैल्यूज, फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट वैल्यू 15 लेता हूं और सेकंड वैल्यू 30 लेता हूं। तो बिफोर स्वैपिंग नंबर 1 15 है और नंबर 2 30 है। आफ्टर स्वैपिंग नंबर 1 जो है वो 30 हो गया और नंबर 2 15 हो गया। प्रीवियस प्रॉब्लम के अंदर हमने दो वैल्यूज को गेट किया था, उनको स्वैप कराया था विद द हेल्प ऑफ 3 वेरिएबल। इस प्रॉब्लम के अंदर हम वैल्यूज को स्वैप कराएंगे 2 वेरिएबल्स के साथ। तो बेसिक स्ट्रक्चर लिखने के बाद हमने वेरिएबल डिफाइन किए। यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल चाहिए, सिंपल नंबर 1 और नंबर 2। तो मेमोरी के अंदर नंबर 1 और नंबर 2 बन गए। आउटपुट स्क्रीन पे यहाँ पे अभी कुछ नजर नहीं आएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने वैल्यूज को गेट कर लिया, नंबर 1 और नंबर 2 को गेट कर लिया। फॉर एग्जांपल नंबर 1 हमने 5 गेट किया और नंबर 2 हमने 10 गेट किया। बिफोर स्वैपिंग सिंपल उनको हमने डिस्प्ले करा दिया, तो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट के अंदर हमने कैलकुलेशन की, नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। अगर मेमोरी के अंदर हम देखें तो नंबर 1 को हमने कहा कि नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, यानी 5 प्लस 10। तो ये नंबर 1 के अंदर 15 बन गया और नंबर 2 के अंदर अभी उसी तरह से 10 पड़ा है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने कहा नंबर 2 इज इक्वल टू नंबर 1 माइनस नंबर 2। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन की, नंबर 2 हमने कहा कि 10, यानी नंबर 2 माइनस नंबर 1, 10 माइनस 5। तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ गया। नेक्स्ट हमने नंबर 1 के अंदर दोबारा कैलकुलेशन की, नंबर 1 इज इक्वल टू जो नंबर 1 के अंदर पहले से पड़ा यानी 15 माइनस नंबर 2। तो नंबर 2 के अंदर 5 है, तो यहाँ पे 10 बन गया। तो ये दोनों वैल्यू स्वैप हो चुकी हैं। नंबर 1 के अंदर 10 आ गया और नंबर 2 के अंदर 5 आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर सिंपल इसको हम डिस्प्ले करा देंगे। इसी को हम कोड ब्लॉक के अंदर देखते हैं। तो स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने सिंपली वेरिएबल डिफाइन किया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने वैल्यूज को गेट कर लिया और बिफोर स्वैपिंग हमने वैल्यूज को डिस्प्ले करा दिया। नेक्स्ट हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की कुछ, उसके बाद हमने कैलकुलेशन के बाद इन वैल्यूज को डिस्प्ले करा दिया। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। फर्स्ट फॉर एग्जांपल हमने 15 लिया, सेकंड नंबर हमने 6 ले लिया। तो बिफोर स्वैपिंग उसी तरह से नंबर शो हो गए और आफ्टर स्वैपिंग दोनों नंबर्स एक दूसरे के साथ रिप्लेस हो गए।
नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर हमने हाइट को इंचेस में लेना है और कन्वर्ट करना है उनको सेंटीमीटर्स के अंदर। 1 इंच इक्वल है 2.54 सेंटीमीटर के। तो स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने बेसिक स्ट्रक्चर लिखा। स्टेप नंबर 2 के अंदर हम डिफाइन कर लेंगे वेरिएबल इंचेस और सेंटीमीटर। स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने वैल्यूज़ को गेट करना है, तो सिंपली हम हाइट गेट कर लेंगे इंचेस के अंदर, सी आउट से मैसेज डिस्प्ले करेंगे और सी इन से गेट कर लेंगे वैल्यूज़ को। नेक्स्ट स्टेप के अंदर कैलकुलेशन करनी है, तो सेंटीमीटर इक्वल टू इंचेस इनटू 2.54। नेक्स्ट स्टेप के अंदर सिंपली इसको डिस्प्ले कर देंगे। हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। इंटर इंचेस, तो हमने 12 इंचेस इंटर की, तो 30.48 जो है सेंटीमीटर्स में ये कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर हमने 3 नंबर लेने हैं, जैसे कि 9, 8, 7, और इसको रिवर्स ऑर्डर में यानी 7, 8, 9 हमने डिस्प्ले कराना है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया और सेकंड स्टेप के अंदर हमने वेरिएबल डिफाइन कर लिया, नंबर ए और बी। स्क्रीन के ऊपर कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, मेमोरी में हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो जब लाइन नंबर 2 चली तो 3 वेरिएबल डिफाइन हो गए, नंबर ए और बी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने नंबर को गेट कर लिया लाइन नंबर 4 के ऊपर। फॉर एग्जांपल हमने नंबर दिया 987 लाइन नंबर 4 के ऊपर। नेक्स्ट लाइन नंबर 5 को अगर देखें तो a इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 100। तो लाइन नंबर 5 के अंदर अगर कैलकुलेशन हम देखें तो a इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 100। तो नंबर के अंदर 987 है, जब इसको आप 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये उसको 9 टाइम डिवाइड करेगा और a के अंदर 9 आ जाएगा। नेक्स्ट कैलकुलेशन है लाइन नंबर 6 के ऊपर, नंबर इज इक्वल टू नंबर मॉडुलस 100, कि जो हमारे पास नंबर है लाइन नंबर 6 के ऊपर अगर देखें कैलकुलेशन हो रही है कि नंबर इज इक्वल टू नंबर मॉडुलस 100। तो नंबर हमारे पास 987 है, 100 के साथ इसका मॉडुलस लें यानी रिमाइंडर अगर देखें तो रिमाइंडर ये 9 टाइम जाएगा, तो रिमाइंडर में हमारे पास 87 बचेगा जो यहाँ पे हमारे पास नंबर के अंदर आ गया। नेक्स्ट लाइन नंबर 7 में अगर देखें तो b इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10, b नंबर डिवाइडेड बाय 10 लाइन नंबर 7। तो नंबर के अंदर 87 हो चुका था, 10 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो b के अंदर यहाँ पे 8 टाइम इसको डिवाइड करेगा। नेक्स्ट लाइन नंबर 8 के अंदर हमने नंबर और नंबर के साथ मॉड ले लिया हमने 10 के साथ। नेक्स्ट लाइन नंबर 8 के अंदर नंबर इज इक्वल टू नंबर मॉड 10, नंबर में 87 है, मॉड लिया 10 के साथ, तो रिमाइंडर में हमारे पास नंबर जो है वो 7 बच गया। तो ये नंबर जो है रिवर्स हो चुका है, नंबर के अंदर 7 आ गया, ए के अंदर 9 आ गया, बी के अंदर 8 आ गया। तो सिंपली हम इसको रिवर्स ऑर्डर के अंदर डिस्प्ले करा देंगे। पहले नंबर को शो कराएंगे यानी 7 को, फिर बी को शो कराएंगे यानी 8 को, यानी ए के अंदर हमारे पास 9 पड़ा होगा। तो ये रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे हमारे पास 7, 8, 9 में डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसी प्रोग्राम को हम कोड ब्लॉक के अंदर देखते हैं। तो सिंपली हमने फर्स्ट स्टेप में बेसिक स्ट्रक्चर लिखा, सेकंड स्टेप के अंदर हमने नंबर जो है वो डिफाइन कर लिए, सेकंड स्टेप में हमने वेरिएबल डिफाइन कर लिए, थर्ड स्टेप के अंदर हमने नंबर को गेट कर लिया, फोर्थ स्टेप के अंदर हमने ये कैलकुलेशन की जिसको अभी हमने समझा, और रिवर्स ऑर्डर में उसको हमने डिस्प्ले करा दिया। तो प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। इंटर नंबर अप टू 3 डिजिट, फॉर एग्जांपल 1 2 3 में एंटर करता हूँ, तो रिवर्स ऑर्डर में ये 3 to 1 हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 19 के अंदर हमने आवर्स गेट करने हैं।
और फाइंड करना है कि उन आवर्स में वीक्स कितने हैं, डेज कितने हैं और नंबर आवर्स कितने हैं। तो फर्स्ट स्टेप में बेसिक स्ट्रक्चर लिखें, सेकंड में वेरिएबल डिफाइन कर लें। हमने 3 वेरिएबल डिफाइन कर लिए, एच, डब्ल्यू और डी, आवर, वीक्स एंड डे। तो लाइन नंबर 2 जब एग्जीक्यूट हुई तो आवर, वीक्स, डे ये डिफाइन हो गए। नेक्स्ट स्टेप के अंदर लाइन नंबर 3 में हमने सिंपली मैसेज लिखा कि इंटर आवर्स, और लाइन नंबर 4 के अंदर हमने आवर गेट कर लिए। फॉर एग्जांपल 200 आवर्स हमने इंटर किए, तो मेमोरी के अंदर लाइन नंबर 4 के अंदर 200 आवर्स यहाँ पे आ गए। लाइन नंबर 5 पे हमने 5, 6, 7, 8 के अंदर हमने कैलकुलेशन की। तो लाइन नंबर 5 के अंदर अगर हम देखें कि कैलकुलेशन क्या हुई है, तो W इज इक्वल टू हमने कहा कि वीक इज इक्वल टू जितने आवर दिए गए हैं उनको डिवाइड कर दें 168 पे। तो एक वीक के अंदर 168 आवर्स होते हैं, तो उस पे साथ हमने डिवाइड कर दिया और उसको W के अंदर रख दिया। तो सिंपली 200 डिवाइडेड बाय 168 करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा, तो W के अंदर हमारे पास 1 आ गया, यानी 1 वीक बन गया। नेक्स्ट लाइन नंबर 6 के अंदर हमने कैलकुलेशन की कि H इज इक्वल टू H मॉड 168 के जितने आवर्स दिए गए हैं 200, उसका मोड लिया जाए 168 के साथ। तो इसके साथ जब मोड लें तो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर में आएगा वो हमारे पास जो है H के अंदर यहाँ पे 32 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आवर्स बच गए, यानी 1 वीक और बाकी ये आवर्स बने 32। नेक्स्ट हमने इसमें से डेज निकालने हैं। तो लाइन नंबर 7 के अंदर हमने डेज को देखा कि डे इज इक्वल टू जो आवर्स बचे हैं 32, उसको डिवाइड कर दिया जाए 24 के साथ। 24 आवर्स होते हैं एक डे के अंदर, तो सिंपली हमारे पास जो आवर्स टोटल बचे थे 32 थे, उसको हमने एक डे यानी 24 के साथ डिवाइड किया, तो ये 1 के साथ उसको डिवाइड करेगा, तो डी के अंदर 1 वैल्यू आ गई, वीक के अंदर भी 1 आ चुकी है। नेक्स्ट हमने लाइन नंबर 8 के ऊपर सिंपली जो आवर्स बचे हैं उन आवर्स को मोड ले लिया 24 के साथ, यानी 32 जो बचे थे उनको हमने 24 के साथ उनका मोड लिया। तो 32 को जब हम डिवाइड करेंगे 24 के साथ और मोड में रिमाइंडर हमें चाहिए होता है, तो बाकी हमारे पास यहाँ पे आवर्स जो हैं वो 8 बच गए। तो सिंपली हमारे पास वीक के अंदर 1 वीक, डे के अंदर 1 डे और आवर्स जो हैं 8 बच चुके हैं। तो सिंपली इनको हम डिस्प्ले कर देंगे। तो वीक 1 वीक, डेज में 1 और आवर 8। तो अगर टोटल 200 आवर्स हों तो उसके अंदर 1 हफ्ता, 1 दिन और 8 घंटे बनते हैं। तो इसी को हम कोड ब्लॉक के अंदर जाके देखते हैं। उसी कोड को हमने कोड ब्लॉक में लिख लिया। तो बेसिक स्ट्रक्चर लिखने के बाद हमने सिंपली ये वेरिएबल डिफाइन किए, गेट कर लिया हमने आवर्स को, ये कैलकुलेशन हमने की जिसको अभी हमने समझा है, और लास्ट पे हमने इनको डिस्प्ले कर दिया। तो प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो 500 आवर्स में अगर इंटर करता हूँ तो इसके अंदर वीक्स जो हैं वो 2 बनते हैं, डेज 6 बनते हैं और आवर्स 20 बचते हैं। इस प्रोग्राम को अगर मैं दोबारा रन करूं, 510 अगर मैं इंटर करता हूं तो ये अब आपके पास 3 वीक्स बन गए हैं, डेज कुछ नहीं है और आवर्स में 6 बन गए हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम 20 के अंदर हमने पेट्रोल की प्राइस गेट करनी है और उसके अंदर कितनी इंक्रीज या डिक्रीज हुई है उसको कैलकुलेट करना है। तो सिंपली हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर लिखा, सेकंड स्टेप के अंदर हमने वेरिएबल डिफाइन कर लिए, CP यानी करंट प्राइस, INC इंक्रीज, FP मींस फाइनल प्राइस। तो स्क्रीन के ऊपर इंटर करंट रेट आ गया और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने करंट प्राइस हमने इंटर करा लिए और इंक्रीज कितने % करना है वो हमने गेट कर लिया। तो लाइन नंबर 3 जब चला तो यहाँ पे हमारे पास मेमोरी के अंदर ये 3 वेरिएबल बन गए। लाइन नंबर 5 के ऊपर हमने वैल्यू गेट की, प्राइस गेट किए पेट्रोल के, फॉर एग्जांपल 100 थे
नेक्स्ट लाइन नंबर 7 के अंदर हमने इंक्रीज कितना करना है, तो हमने 20% यहाँ पे कहा। तो नेक्स्ट में हमने कैलकुलेशन की, तो फाइनल प्राइस निकालने के लिए फाइनल प्राइस इक्वल टू करंट प्राइस प्लस जितना उसके अंदर इंक्रीज होना है। तो इंक्रीज जो होगा वो सिंपल करंट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय इंक्रीज डिवाइडेड बाय 100, तो ये परसेंटेज में उसको इंक्रीज करेगा। तो फॉर एग्जांपल हमने करंट प्राइस 100 दिया, तो प्लस करेंगे इसके अंदर 100 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइडेड बाय 10। तो इसको डिवाइड करें अगर, तो यहाँ पे 20 आएगा, तो फाइनल हमारे पास 120 प्राइस बन जाएगा। तो सिंपली हम उसको डिस्प्ले करा देंगे, तो फाइनल प्राइस हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम कोड ब्लॉक में देखते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर हमने लिखा, सेकंड स्टेप के अंदर हमने वेरिएबल डिफाइन किए, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने पेट्रोल प्राइस गेट किया और इंक्रीज गेट कर ली। स्टेप नंबर 4 के अंदर हमने कैलकुलेशन कर ली और स्टेप नंबर 5 के अंदर हमने उसको फाइनली डिस्प्ले कर दिया। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल प्राइस हमने 100 लिया, इंक्रीज हम इसमें 20% लेते हैं, तो फाइनल प्राइस हमारे पास 120 आ जाएगा। लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने मैनिपुलेटर्स को पढ़ा था। मैनिपुलेटर जो हैं C++ लैंग्वेज का हिस्सा हैं। स्ट्रीम को कंट्रोल करने के लिए, यानी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम मैनिपुलेटर्स को यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहले एंडल है। नई लाइन के लिए हम एंडल को यूज़ करेंगे। सेट W विड्थ को सेट करने के लिए, सेट प्रिसिशन डेसिमल पॉइंट यानी इशारिया के बाद कितने पॉइंट्स आप रखना चाह रहे हैं उसके लिए यूज़ करेंगे। सेट फिल ब्लैंक स्पेसेस या खाली स्पेसेस के अंदर आप कौन सा करैक्टर जो है उसको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। शो पॉजिटिव यानी पॉजिटिव नंबर के साथ पॉजिटिव साइन को शो करने के लिए यूज़ करेंगे। नॉर्मली पॉजिटिव साइन जो है या पॉजिटिव नंबर के साथ पॉजिटिव साइन जो है वो शो नहीं होता, सिर्फ नेगेटिव नंबर्स के साथ नेगेटिव साइन जो है वो शो किया जाता है। तो अगर आप पॉजिटिव साइन को शो नहीं करना चाहते तो नो शो पॉजिटिव उसको हम यूज़ करेंगे। इसी तरह से कैपिटल या अपर केस में करैक्टर्स को शो कराने के लिए और लोअर केस के अंदर करैक्टर्स को शो कराने के लिए, और किसी भी नंबर को डेसिमल, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ के अंदर शो कराने के लिए हम ये मुख्तलिफ मैनिपुलेटर्स जो हैं ये यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी और भी मैनिपुलेटर्स हैं, लेकिन हम अपने लेक्चर के अंदर सिर्फ इन्हीं की एग्जांपल्स को लेंगे और प्रैक्टिकली भी देखते हैं इनको। इस प्रोग्राम के अंदर हम सेट W और सेट फिल इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। तो हमने सिंपली 3 नंबर को डिक्लेयर कर दिया। सी आउट के थ्रू हमने फर्स्ट नंबर को गेट कर लिया, सेकंड नंबर को गेट कर लिया, थर्ड नंबर को गेट कर लिया और सिंपल एक मैसेज हमने शो किया, टोटल विदाउट सेट W एंड सेट फिल। तो तीनों नंबर्स को हमने शो किया और इसके बाद उनका टोटल हमने डिस्प्ले करा दिया। तो प्रोग्राम को रन करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर हम 12 देते हैं, सेकंड नंबर हमने 3, 4, 5, 6 दे दिया और थर्ड नंबर हमने 1 दे दिया। तो इसको टोटल उसने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। तो अगर हम इसको मैनुअल टोटल करें, 2 को हमने ऐड करना है 6 के अंदर और फिर 1 के अंदर, तो टोटल 9 आएगा और 1 को ऐड करना है हमने 5 के अंदर, तो 6 आएगा। तो ये हमें कोई अच्छे तरीके से यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, तो हम सेट W और सेट विड्थ को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इसके बाद हमने सिंपल एक मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले किया कि टोटल विद सेट W एंड सेट फिल के साथ। तो हमने फर्स्ट नंबर को डिस्प्ले किया, इसकी विड्थ हमने सेट की 10 और सेट फिल में हमने सिंपली 0 जो है इसको फिल करा दिया। इसी तरह से सेकंड नंबर उसको डिस्प्ले करने के लिए भी हमने विड्थ जो है 10 रख ली और सेट फिल हमने
0 को रख लिया। इसी तरह से थर्ड नंबर के लिए तो प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। फर्स्ट नंबर हमने 12 लिया, सेकंड नंबर हमने 3 4 5 6 लिया और नेक्स्ट नंबर हमने 1 लिया। अब अगर हम देखें, इसको बड़ा कर लेते हैं, तो ये 3 नंबर थे हमारे पास। इनको हम विदाउट सेट डब्ल्यू और सेट फिल अगर देखें तो इनको ऐड हम कर रहे थे, सही तरह से हमें ये डिस्प्ले नहीं हो रहा था। तो हमने सेट डब्ल्यू के साथ फर्स्ट नंबर को, उसकी विड्थ हमने 10 रखी, मीन्स के 10 डिजिट उसने टोटल ये बना दिया। इसकी विड्थ जो है 10 कर दी है। और इसको सेट फिल हमने 0 रखा था, तो बाकी सारी जगहों पे इसने 0 को फिल किया और फिर 12 को लिख रखा। इसी तरह से नेक्स्ट लाइन के ऊपर सेट फिल 0, बाकी सारे डिजिट 0 हो गए और ये नंबर आ गया 3 4 5 6 सेकेंड नंबर। और थर्ड नंबर में भी ये हमारे पास थर्ड नंबर 1 था, सेट फिल 0 था, ये आ गया, उसके साथ 1। अब इसको ऐड करना आसान है, 2 6 और 1 9 बन गया, 1 और 5 6 और इसी तरह से बाकी आगे आ जाएगा। तो सेट डब्ल्यू और सेट फिल को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर हम कुछ और मैनिपुलेटर्स को देखते हैं, जैसे ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल नंबर को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो हमने सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर लिखा, उसके बाद एक वेरिएबल नंबर डिफाइन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने उस नंबर को गेट कर लिया। नेक्स्ट हमने सिंपली मैसेज लिखा, नंबर यू इंटर इन ऑक्टल, और उसको सिंपली हमने ऑक्टल जो है सिंपल यहाँ पे पहले मैनिपुलेटर ऑक्टल यूज़ किया और उसके बाद नंबर। तो ये मैनिपुलेटर क्या करेगा, इस नंबर को ऑक्टल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने सिंपल मैसेज शो किया कि नंबर इन हेक्साडेसिमल, और मैनिपुलेटर हमने हेक्साडेसिमल यहाँ पे यूज़ किया और उसके बाद उसी नंबर को शो करा दिया। तो ये उसको हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने हेक्साडेसिमल इन अपर केस ये हमने यूज़ किया, तो हमने हेक्साडेसिमल और नेक्स्ट मैनिपुलेटर हमने अपर केस यूज़ किया और उसके बाद उस नंबर को शो करा दिया। नेक्स्ट अगर हमने लोअर केस में लिखना है तो हेक्साडेसिमल हमने मैनिपुलेटर यूज़ किया, फिर नो अपर केस मैनिपुलेटर यूज़ किया और उस नंबर को शो करा दिया। नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने उसकी विड्थ जो है 10 सेट कर दी सिंपली और उस नंबर को शो किया, और उसके बाद फिल के लिए हमने सिंपली उसकी विड्थ 10 सेट करके नेक्स्ट हमने सेट फिल मैनिपुलेटर यूज़ किया और सेट फिल में हमने स्टैटिक दे दिया और उसके बाद उस नंबर को डिस्प्ले कर दिया। तो इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो 21 हमने नंबर सिंपली इंटर किया। तो ये नंबर ऑक्टल के अंदर, यानी इसको अगर आप 8 के साथ डिवाइड करें तो 8 2s आर 16, 2 आ जाता है और उसके बाद रिमाइंडर में 5, तो ये 25 में कन्वर्ट हो जाता है। हेक्साडेसिमल के अंदर इसको हम 15 में लिखेंगे और अपर केस क्योंकि ये सिंपली नंबर ही है तो 15 ही आएगा और लोअर केस के अंदर ही 15 भी आएगा। नेक्स्ट हमने इसकी विड्थ जो है 10 सेट कर दी है, तो ये 10 स्पेसेस इसने टोटल लिए। नेक्स्ट के अंदर हमने इस स्पेसेस जो हमारे पास यहाँ पे खाली आई थी इसको हमने फिल कर दिया स्टैटिक के साथ। इसी प्रोग्राम को दोबारा चलाते हैं और लोअर केस और अपर केस के लिए हम देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने 15 इंटर किया तो ऑक्टल के अंदर 17 बनेगा। तो हेक्साडेसिमल में 15 के लिए F जो है कोड है हमारे पास, और अपर केस में अगर हम इसको लिखते हैं तो कैपिटल F में आ जाएगा और स्मॉल में स्मॉल f आ जाएगा। यहाँ पे हमने विड्थ जो है सेट कर दी थी इसकी टोटल 10, तो ये 9 स्पेसेस है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। नेक्स्ट में हमने इस 9 स्पेसेस को फिल कर दिया स्टैटिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
नेक्स्ट हमने लेक्चर 6 के अंदर ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। हमारे पास दो तरह के ऑपरेटर हैं, यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर मीन्स कि फॉर एग्जांपल हम इस इक्वेशन को लें x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो इसमें x जो है ये फर्स्ट ऑपरेंड है, y जो है ये सेकंड ऑपरेंड है, और प्लस और इक्वल यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं। इसके अलावा 10 जो है यहाँ पे कांस्टेंट है। इसी तरह से अगर यूनरी ऑपरेटर को लिया जाए तो x प्लस प्लस x जो है ये ऑपरेंड है, जबकि प्लस प्लस यहाँ पे ये ऑपरेटर यूज होगा। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हैं। उसमें सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर है। अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस शामिल है। मॉडुलस मीन रिमाइंडर, यानी जो रिमेनिंग वैल्यूज है उनको शो करता है। इसके बाद हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर है जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। इक्वल टू के लिए डबल इक्वल हम यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। नेक्स्ट हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर हैं जिसमें हमारे पास एंड, और नॉट, ये तीन हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर हैं। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए सिंगल इक्वल को यूज किया जाता है। उसके बाद कंपाउंड स्टेटमेंट ऑपरेटर्स हैं, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाइड इक्वल और डिवाइडेड बाय इक्वल, यानी ये दोनों वैल्यूज को एट ए टाइम जो ऑपरेट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्री इंक्रीमेंट और या प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं। प्री मीन फर्स्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगी, देन कोई भी वैल्यू जो है वो असाइन होगी। पोस्ट मीन असाइनिंग वैल्यू टू अनदर वेरिएबल, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यानी पहले वैल्यूज असाइन हो जाएगी, उसके बाद उसके अंदर इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। प्री इंक्रीमेंट के अंदर क्या होगा कि पहले वैल्यू जो है इंक्रीमेंट होगी या डिक्रीमेंट होगी, उसके बाद दूसरे किसी वेरिएबल को असाइन होगी। जबकि पोस्ट के अंदर क्या होगा कि पहले वैल्यू जो असाइन होगी, उसके बाद जो है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। फॉर एग्जांपल हम एक वेरिएबल लेते हैं x इज इक्वल 10 और y एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो मेमोरी के अंदर x के अंदर हमने 10 को सेव कर लिया और y जो है इसके अंदर यहाँ पे हमने अभी कोई वैल्यू सेव नहीं की। अब अगर हम y इज इक्वल टू प्लस प्लस x करते हैं तो इसका मतलब ये है कि पहले इंक्रीमेंट होगा x की वैल्यू के अंदर और वो वैल्यू जो है y को असाइन कर दी जाएगी। तो जब x के अंदर इंक्रीमेंट होगा तो ये 10 से 11 बन जाएगा और यही वैल्यू जो है y को असाइन होगी तो y के अंदर भी 11 होगा। लेकिन अगर हम पोस्ट के अंदर इस एग्जांपल को देखें कि हमने वेरिएबल a इज इक्वल टू 10 और एक और वेरिएबल b लिया, तो a के अंदर हमने वैल्यू 10 को असाइन कर दी और b जो है एम्प्टी है। अब अगर हम कहते हैं कि b इज इक्वल टू a प्लस प्लस, तो इसका मतलब ये है कि पहले a की वैल्यू जो भी है, यानी a की वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो ये पहले क्या है b को जो है असाइन होगी, तो b के अंदर 10 आ जाएगा। उसके बाद a के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है तो a की वैल्यू खुद तो 11 बन जाएगी, लेकिन b के अंदर जो है वैल्यू 10 असाइन हो जाएगी। इस चैप्टर के अंदर हमने जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व किए उनको लिखने के लिए ये 5 स्टेप जो हैं ये यूज़ होंगे। पहले हम सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेंगे, उसके बाद वेरिएबल को डिफ़ाइन करेंगे। वेरिएबल को डिफ़ाइन करते हुए पहले उनका डाटा टाइप और उसके बाद फिर उनका नाम रखा जाएगा। स्टेप नंबर 3 पे जो भी हमने वेरिएबल डिफ़ाइन किए होंगे उनकी वैल्यू गेट करेंगे जो हमारे पास राइट साइड पे होंगे। जो लेफ़्ट साइड पे जो भी इक्वेशन के होते हैं उनको कैलकुलेट करना होता है, उनकी वैल्यू गेट नहीं की जाती। स्टेप नंबर 4 के अंदर हम रिजल्ट को कैलकुलेट करेंगे और स्टेप नंबर 5 के अंदर उस रिजल्ट को हम शो कर देंगे या डिस्प्ले कर देंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही। आज के लेक्चर के अंदर हमने सिंपली कैलकुलेशन सीखी। तो इस लेक्चर के बाद आप हर तरह की कैलकुलेशंस को कर सकते हैं, चाहे आप एफएससी या बीएससी के मैथ को टोटली सी लैंग्वेज के अंदर सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 11 के अंदर हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर इफ एल्स इफ, स्विच, नेस्टेड इफ और इस तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे।